गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर अध्याय 9 का अभ्यास के जो प्रश्न उत्तर दिए हैं किताब के पीछे, उसके प्रश्नों का हल करने वाले हैं। उसमें कुछ सवाल हैं, कुछ प्रश्न दिए हुए। ठीक है, तो ये सवाल करने से पहले हम लोग कुछ सूत्र के बारे में पढ़ लेते हैं जो हमने 8वें चैप्टर में पढ़ा है, गति। जब तक इन सूत्रों को हम नहीं समझेंगे तब तक हम इसके सवाल नहीं कर पाएंगे। तो गति के 3 समीकरण जो हमने चैप्टर 8 में समझ लिया है, गति के चैप्टर में। ठीक है, तो पहला जो समीकरण है वो क्या है? समीकरण 1 वेग एवं समय में संबंध बताता है। वेग, ये दोनों वेग हैं, और समय में संबंध बताता है। ये वेग हो गया, ये अंतिम वेग हो गया, ये प्रारंभिक वेग हो गया। ठीक है, तो ये होगा v बराबर u प्लस AT। उसके बाद है समीकरण नंबर 2 समय व स्थिति के बीच संबंध। समय या स्थिति के बीच यानी डिस्टेंस, तो ये हो गया s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। ठीक है, अभी s क्या है, u क्या है, t क्या है, a क्या है, वो मैं नीचे आपको समझा दूंगा। समीकरण 3 जो वो बताता है वेग एवं स्थिति के बीच का संबंध। पहले वेग और समय, उसके बाद समय और स्थिति, और उसके बाद वेग और स्थिति के बीच का संबंध। इसमें दिया है 2as बराबर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब हमने जो चीज़ें इसके अंदर ली है उसका मतलब क्या है वो देख लेते हैं। जैसे u क्या है? u क्या है? वस्तु का प्रारंभिक वेग। कोई भी वस्तु है वो वेग में आने से पहले उसका जो प्रारंभिक वेग होगा वो t, तो समय पता ही है आपको। a क्या हो गया? उसका त्वरण हो गया या उसको प्रवेग कहते हैं। s क्या हो गया? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी या अंतर। ठीक है, तो ये 3 सूत्र बहुत ही ज़रूरी हैं चैप्टर नंबर 8 गति के लिए, और चैप्टर नंबर 9 बल तथा गति के नियम के लिए। ठीक है, तो ये 3 सूत्र आपको याद रहने चाहिए, ये आगे भी काम आएंगे 10वीं में भी। अब आगे हम करते हैं। इसके बाद इसमें काम आएगा आपको न्यूटन की गति का दूसरा नियम। तो न्यूटन की गति का दूसरा नियम तो इसी पार्ट में हमने पढ़ दिया है। F यानी बल, m गुणे a, न्यूटन की गति का। m यानी द्रव्यमान हो गया, a यानी त्वरण हो गया। ये आपका होगा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। m द्रव्यमान, a त्वरण है। उसके बाद आता है संवेग p। ये भी हम अच्छी तरह पढ़ चुके हैं, बहुत डीप में। संवेग p बराबर होता है m गुणे v। m का मतलब हो गया द्रव्यमान, v का मतलब हो गया वेग। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। उसके बाद आता है ये जो संवेग था उसका कि वस्तु के टकराने से पहले का संवेग। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि वस्तु टकराती है, संवेग संरक्षण के नियम में पढ़ा हुआ है। टकराने से पहले का जो वेग है वो m1 v1, और टकराने के बाद का जो संवेग है p2 m2 v2 दोनों समान है। ठीक है, अब ये सब समीकरण, इन सब का उपयोग हम स्वाध्याय को हल करने में लिए करेंगे। तो अब हम इसमें हम पहला क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, दूसरा भी दूसरे से बाकी है। ठीक है, तो दूसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है देख लेते हैं। ये प्रश्न 2 है, जब किसी छड़ी से एक दरी कारपेट को पीटा जाता है तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं, स्पष्ट करें। अब कितनी एकदम सरल बात लग रही होगी कि कोई कारपेट है, गद्दा है, रजाई है, उसको जब हम पीटते हैं तो धूल के कण बाहर आ जाते हैं। इसमें क्या नई बात, लेकिन विज्ञान की दृष्टि से होता क्या है? विज्ञान की दृष्टि से क्या होता है वो देख लेते हैं। जड़त्व का नियम लगता है यहाँ पे। जड़त्व का नियम देखो कैसे लगता है वो देख लेते हैं। जब किसी छड़ी से एक दरी या कारपेट को पीटा जाता है तो दरी पर बल लगाने के कारण दरी गतिशील हो जाती है। जब आप दरी को पीट रहे हो
तो उस पर बल लगता है और दरी क्या होती है, गतिशील हो जाती है। लेकिन परंतु धूल के कण जड़त्व के गुण के कारण विराम अवस्था में ही रहते हैं और वो उनको झटका लगता है और वो नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, ये भी हमने ऊपर पढ़ लिया है। अब ये भी देखो, ये भी जड़त्व का नियम पे है। बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? तो जड़त्व के कारण बस की छत पर रखा हुआ सामान सदैव स्थिर अवस्था में रहना चाहता है। बस के ऊपर रख दिया है, वो हमेशा सामान क्या आएगा, स्थिर अवस्था में रहना चाहेगा। परंतु जब बस आगे की तरफ बढ़ेगी, परंतु जब बस आगे चलती है तो जड़त्व के कारण, मतलब जो सामान है वो जड़त्व के कारण उस बस की गति का विरोध करता है। स्थिर अवस्था में रहने के कारण सामान पीछे की ओर गिरने की संभावना होती है। इसी प्रकार जब बस रुकती है तो सामान के आगे गिरने की संभावना होती है। ठीक है, अब जब बस चल रही है, बस के साथ सामान भी जो है वो भी गतिशील है। लेकिन जब बस रुक जाती है, लेकिन जो बस रुकने के बाद जो सामान है वो गतिशील रहने का ही प्रयत्न करता है, जड़त्व के नियम के अनुसार। इसलिए अतः बस की छत पर रखे सामान को रस्सी से बांधा जाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं। किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती है। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्यों धीमी होती है बताओ आप? क्योंकि उसकी विरुद्ध दिशा में एक बल लग रहा है, जिसको क्या बोलते हैं हम, घर्षण बल। देखो पहला दिया है, बल्लेबाज ने गेंद को पर्याप्त प्रयास से हिट नहीं किया, ये तो गलत है। वे गेंद पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है, ये भी गलत। गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य कर रहा है। विपरीत दिशा में कार्य करेगा। आप जिस तरफ भाग रहे हो, आपकी विपरीत दिशा में आपको अगर कोई रोकना चाहता है तो आपको विपरीत दिशा में ढकेलेगा, तभी तो आप रुकोगे। तो गेंद भी इसीलिए रुकती है। तो गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, इसे घर्षण बल कहते हैं। यही आपका आंसर हो गया। इसका आंसर हो गया, किसी बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद को मारने पर गेंद जमीन पर लुढ़कती है। कुछ दूरी चलने के पश्चात गेंद रुक जाती। गेंद रुकने के लिए धीमी होती है, क्योंकि गेंद पर गति की दिशा के विपरीत एक बल कार्य करता है, जिसे घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, घर्षण बल आप 8वीं में पढ़ चुके हैं। अब प्रश्न नंबर 5, यहाँ से सवाल आते हैं। अब सवालों के लिए मैंने आपको ऊपर ही बता दिया है कि जो 4-5 सूत्र हैं उनका उपयोग करना है। सवाल को समझना है, क्या दिया हुआ है, क्या हमको दिया हुआ है और क्या ढूंढना है इसके ऊपर से। अब देखो, एक ट्रक विराम अवस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करती है। अब देखो समझ लो कि ये पहाड़ी है, यूँ पहाड़ी, ठीक है, ये पहाड़ी है। थोड़ा पहाड़ी को, चलो ठीक है, ये पहाड़ी है। अब पहाड़ी से समझ लो यहाँ से एक ट्रक है, ये ट्रक है। अब ये ट्रक जो है नियत त्वरण से लुढ़कना चालू करती है इस तरह, और यहाँ आती है, लुढ़कते यहाँ पे आती है। तो यह 20 सेकंड में, समझ लो यहाँ से आने का टाइम कितना लगा इसको, 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी हो गई, 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण ज्ञात करो कि इसका त्वरण कितना होगा। क्यों, त्वरण तो लगेगा ही, त्वरण जाती है परिभाषा, वेग परिवर्तन की दर। वेग बदल रहा है ना, समय के अनुसार अगर वेग बदल रहा है तो त्वरण हो जाएगा। पहले यहाँ वेग कुछ और होगा, बाद में कुछ और हो जाएगा। त्वरण ज्ञात करो। अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है, यानी अगर इसका द्रव्यमान यानी ट्रक का द्रव्यमान 7 टन है, तो इस पर लगने वाले बल की गणना करो।
यानी F ढूंढना है, बल की गणना करो, बल ढूंढना है। यहाँ पे दिया हुआ है 1 टन बराबर 1000 किलो। ठीक है, सवाल तो आपको समझ में आ गया आकृति पर से। अब हम देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले दिया हुआ है ट्रक का द्रव्यमान 7 टन यानी 7000 किलोग्राम। समय दिया हुआ है t सेकंड में। प्रारंभिक वेग u बराबर, क्योंकि ट्रक क्या है पहले रुकी विराम अवस्था में थी, विराम अवस्था में है तो उसका प्रारंभिक वेग 0 हो जाएगा। तथा तय की गई दूरी कितनी है s यानी 400 मीटर। अब आप ध्यान से देखना कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। द्रव्यमान दिया हुआ है, एक t दिया हुआ है, u दिया हुआ है, s दिया हुआ है, और आपको क्या बोल रहा है कि आपको त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? त्वरण। तो अब t u s a ये चारों राशियां किस समीकरण में आ रही हैं? इस वाले समीकरण में आ रही है, समीकरण में आ रही है। देखो s बराबर s आ गया, ये s आ गया, u आ गया, u आ गया, t आ गया, इधर भी t आ गया, इधर भी t आ गया, a आ गया, a आ गया। ठीक है, तो ये सारी राशियां जो हैं इस समीकरण में आ रही हैं। तो हम इसी समीकरण का उपयोग करेंगे। ठीक है, अब समीकरण का उपयोग करते कैसे रखेंगे? कीमत रख देंगे सबकी, जिसकी जो कीमत है वो रख देंगे। s यानी जो डिस्टेंस उसने तय किया, जो दूरी तय की वो 400 मीटर है। u तो 0 हो गया प्रारंभिक वेग, t समय 20 लगा तो ये तो बेचारा पूरा 0 हो गया। प्लस 1/2 a उन्हें t का वर्ग यानी 20 का वर्ग, समय 20 सेकंड लगा था। अब इसको हल करेंगे हम। अब देखो, अभी हल करने में ध्यान रखना है ये आपका पूरा 0 हो गया। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा 20 का वर्ग 400। यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। देखो 400 बराबर 1/2 a गुणे ये 20 का वर्ग क्या हो जाएगा, ये भी 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 400 को मैं इस साइड लेके आता हूँ, तो गुणे में तो क्या हो जाएगा, बटे में। तो 400 बटे 400 बराबर 1/2 a। अब इसको हम क्या कर देंगे, भागाकार कर देंगे। 400 कट गया, क्या बचा, 1 बराबर 1/2 a। अब मैं 2 को इस साइड लाऊंगा, ये हो जाएगा आपका 1 गुणे 2 बराबर a। तो a बराबर त्वरण कितना आ गया, 2, और त्वरण की राशि क्या होती है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। समझ में? इस तरह से इसको हल कर देंगे। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। इस तरह से आपका त्वरण आ गया a बराबर 2 मीटर सेकंड इनवर्स। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, दोनों समान है। अब हमने पढ़ा था बल ढूंढना है न्यूटन के दूसरे नियम के अनुसार। मैंने ये सूत्र बता दिया था, m गुणे a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अपने पास द्रव्यमान तो पहले से ही था, त्वरण हमने ढूंढ लिया, गुणा कर दो। F बराबर m है 7000 गुणे 2, 7 दूनी 14, 14000 न्यूटन। बल का मात्रक क्या है, न्यूटन। तो ये आपका आंसर हो गया कि अतः ट्रक का त्वरण 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तथा ट्रक पर लगने वाला जो बल है वो 14000 न्यूटन है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये समझ में आ गया। अब हम प्रश्न नंबर 6 कर लेते हैं। देखो, पहले प्रश्न को आप समझो ध्यान से क्या कह रहा है, उसके बाद हम लोग उसको हल करेंगे। तो प्रश्न 6 में कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पत्थर को 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से झील की जमी हुई सतह पर फेंका जाता है। ये झील है, समझ लो ये झील है। अब उसको क्या किया जाता है, इस पे एक पत्थर फेंका जाता है। यहाँ से मैंने समझ लो ये पत्थर यहाँ पे था, इसको पत्थर फेंका जाता है, इसका वजन कितना है, 1 किलोग्राम झील के ऊपर फेंका गया। अब कितने वेग से फेंका जाता है, ये फेंका जाता है 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंक दिया आपने। अब पत्थर
पत्थर 50 मीटर की दूरी तय करता है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो अंतर है उसका वो कितना है 50 मीटर। आपने एक पत्थर लिया, उसको 20 मीटर पर 1 किलोग्राम का, आपने 1 किलोग्राम का एक पत्थर लिया, उसको 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से फेंका, और वो उसका यहाँ जहाँ से फेंका वहाँ से वहाँ तक का अंतर कितना है 20 मीटर। ठीक है, दूरी तय करने के बाद वो रुक जाता है, यानी यहाँ पे गिर जाता है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाले घर्षण बल की गणना करो। अब घर्षण बल यानी बल की गणना करनी, ठीक है, कर लेते हैं। जो जो दिया है वो लिख देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले दिया है, या ट्रक नहीं आएगा, यहाँ आएगा पत्थर का द्रव्यमान। क्या आएगा यहाँ पे, पत्थर का द्रव्यमान आएगा। आप लोग सुधार देना, यहाँ पे आएगा पत्थर का द्रव्यमान। कितना दिया है बेटा, 1 किलोग्राम। प्रारंभिक वेग u 20 मीटर प्रति सेकंड है। पहले से उसका वेग कितना है बेटा, 20 मीटर प्रति सेकंड। यानी जब आप उसको फेंक रहे हो तो उसका प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड है, लेकिन जब वो गिर जाएगा इसके ऊपर तो उसका वेग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना, रुक जाएगा ना, तो अंतिम वेग 0 हो जाएगा, इसलिए अंतिम वेग 0 हो गया। तथा तय की गई दूरी उसने बोला है 50 मीटर, इसको s से दर्शाते हैं। ये u हो गया, ये v हो गया, इस तरह से। ध्यान से समझना बेटा, माना त्वरण a बराबर a है, माना कि त्वरण क्या है, a मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब आप ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या क्या दिया है, v है, u है और s है, और त्वरण भी हमने मान लिया है। तो अब ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या क्या समीकरण है, कौन सा समीकरण, जो मैंने ऊपर के 3-4 समीकरण बताए थे, उसमें देखो v u आ रहा है, u आ रहा है, s आ रहा है, s आ रहा है, a आ रहा है, a आ रहा है, बस। इसलिए हमको पता चल गया कि इसमें कौन सा समीकरण लगेगा, ये वाला लगेगा। ठीक है, आप कीमत रख देते हैं। कीमत में ऐसा होगा, उसका अंतिम वेग, यानी जो पदार्थ ऊपर से गिरा नीचे आकर रुक गया, तो इसका जो अंतिम वेग था वो तो 0 हो गया, इसलिए 0 रख दिया। इसका u, इसका प्रारंभिक वेग, जब मैंने इसको फेंका तो प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गिर रहा, 20 का स्क्वायर हो जाएगा। 2a हो गया। 2a के बाद जो उसने अंतर यहाँ से यहाँ तक का जो इसने अंतर तय किया वो कितना था, 50 मीटर अंतर तय किया, ये हमने 50 लिख दिया। अब इसको हल कर देते हैं। अब इसको हल कैसे करेंगे वो आप थोड़ा देख लो। इसको हल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या कर देना है, इसका गुणाकार कर दो, यानी 20 का वर्ग, पहले 20 का वर्ग अभी हमने किया था वो 400 हो जाएगा, और इन दोनों, इधर तो 0 है, 0 का वर्ग 0, और यहाँ 20 का वर्ग 400 और प्लस 50 गुणे 2 यानी 100a, ये हो गया। अब इसको बॉर्डर क्रॉस कराओ तो ये हो जाएगा -400 बराबर 100a। अब इसको इधर लेके जाओ, ये हो जाएगा 400 -400 बटे 100 बराबर a। ये 0 से 0 कट गया, क्या बचा 4, यानी a बराबर आया -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण आ गया, क्या आ गया, त्वरण आ गया। अब ये गति के अंदर आपने पढ़ा है कि माइनस कब आता है, देख लेते हैं। अतः पत्थर का त्वरण -4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, अर्थात अवमंदन 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। पत्थर और बर्फ के बीच लगने वाला घर्षण बल, अभी हमने बल के बारे में पढ़ा था, बल बराबर होता है m गुणे a, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो बल का घर्षण बल द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। तो ये m कितना था, 1 किलोग्राम, a आ गया अपना 4 एकम 4 न्यूटन लग गया, यानी घर्षण बल कितना लग रहा है पत्थर और बर्फ के बीच में, अतः पत्थर और बर्फ के बीच में लगने वाला घर्षण बल कितना हो गया, 4 न्यूटन हो गया। ठीक है, अब इसमें हम यहाँ तक रखेंगे, बाकी का हम आगे वाले क्वेश्चन नंबर 7 से आगे वाले में हम हल करेंगे। ठीक है।